नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड की समसामयिक घटनाओं पर आज की हमारी ये वीडियो रहने वाली है। यहां से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित रूप से इस श्रृंखला से ये लेके चलिए कि यहाँ से आपका क्वेश्चन निश्चित रूप में बनना ही बनना है, इसलिए इस श्रृंखला को पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। हम बात करेंगे आज जो हमारे सामने जो टॉपिक है, हमारा जो पहला जो टॉपिक है दोस्तों, वो आपका उत्तराखंड की जो सृष्टि लखेरा को फिल्म एक था गांव, ये याद रखिए, फिल्म एक था गांव के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये दिया गया। जो सृष्टि लखेरा है इसको क्या दिया गया है, आपका एक था गांव के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इसको क्या किया गया, सम्मानित यहाँ पर किया गया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज निकल के समक्ष आई थी, उत्तराखंड के लिए गौरवान्वित करने वाली ये बात है। एक छोटी सी लड़की जिसने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई और उस डॉक्यूमेंट्री मूवी को राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म पुरस्कार के रूप में ये नवाजा गया। जो ये फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो था, इस बार ये 69वां नंबर का 69वां ये क्या था, फिल्म फेयर पुरस्कार ये अवार्ड ये वितरित हुआ। तो इसमें इस एक था गांव की जो थीम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो मूवी बनी थी 1 घंटे की, तो उसको क्या मिला, यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। ये कौन थी ये लड़की, आपकी सृष्टि लखेरा को यहाँ पर दिया गया। अब ये हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों था, थोड़ा सा हम इसको भी तो समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। 17 अक्टूबर की मैं बात करूं, 17 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आपके नई दिल्ली के जो विज्ञान भवन है वहां पर जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 69वां का क्या हुआ था, यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो उत्तराखंड की निवासी जो सृष्टि लखेरा को जो एक था गांव मूवी के लिए यहाँ पर क्या दिया गया, बेस्ट नॉन फीचर पिक्चर के यहाँ पर क्या किया गया था, उस कैटेगरी में इसको सम्मानित कर दिया गया था। तो उसके लिए यहाँ पर इसको सम्मानित किया गया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बेस्ट नॉन फीचर वाली कैटेगरी में इसको क्या रखा गया था, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। अब देखिए, जो ये मूवी है ना, इस मूवी का मेन उद्देश्य क्या था, थोड़ा सा इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इस मूवी का जो मेन उद्देश्य था, ये हमारी उत्तराखंड की जो पलायन, जो पहाड़ों की जो आज दुर्दशा हो चुकी है, पलायन से जिस प्रकार से घर खाली हो चुके हैं, जिस गांव में पहले 100 परिवार रहा करते थे, आज उस गांव में सिर्फ 1 2 परिवार है। तो विशेष रूप से जो ये मूवी जो बनी हुई थी, 85 ईयर की एक महिला है और 19 साल की एक बच्ची है, तो उस पर ये मूवी, ये डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई गई है। तो पहाड़ मतलब यहाँ की नदियाँ, जंगल और डरावनी बाघ की कहानियाँ। कहते हैं पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ों के काम नहीं आती। ये पहाड़ों से उतर के किसी और ही रंग या आकार में तब्दील हो जाती है। उत्तराखंड के इन पहाड़ियों को पलायन ने आज चारों तरफ से घेर लिया है। पिछले 2 दशक में यहाँ करीब 1000 से ज़्यादा गांव खाली हुए हैं। हमारी कहानी भी उत्तराखंड के ऐसे गांव की कहानी है जहाँ इंसान से ज़्यादा खाली घर दिखते हैं। मेरा नाम सृष्टि है और मैं उत्तराखंड के पलायन के ऊपर, बल्कि अपने गांव के पलायन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। मेरा परिवार हमारे गांव से पिछले 11 पीढ़ी से जुड़ा है, पर लोग धीरे धीरे यहाँ से पलायन करते गए। मैं खुद एक पास वाले शहर में बड़ी हुई थी, पर बचपन में मेरे ख्यालों का गांव बड़ा रंगीन था। 2015 में जब मैं गांव वापस गई तो गांव बिल्कुल बदल गया था। मेरे बचपन की कहानियाँ अधूरी थीं, उनमें गांव के पलायन और पीछे छूटे लोगों का जिक्र नहीं था। ऐसे में मेरी मुलाकात लीला देवी से हुई, जो कभी किसान थीं और आज सुनसान घरों और खाली खेतों के बीच अकेली रहती हैं।
एक तरफ लीला थी जो अपने सूनेपन से जूझते हुए भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, और दूसरी गोलू जिसे इस गांव में कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। एक था गांव इस पलायन के दौर में पीछे छूटे हुए लोगों और उनके हसरतों की कहानी है। इनके नज़रिए से हम बदलते समय और समाज को देखते हैं। इस गांव की कहानी अद्भुत या अजूबी नहीं है। ये इस देश के हर उस गांव की कहानी है जो पलायन से आज जूझ रहा है। नौकरियां ना होने के कारण, फार्मिंग सिस्टम कोलैप्स होने के कारण आज हजारों की संख्या में लोग गांव से शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे किरदारों की महत्वाकांक्षा भी इसी बसने और उजड़ने के कहीं बीच में बसती है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। अब ये क्या है, देखिए, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली के जो विभिन्न विज्ञान भवन में जो विभिन्न क्षेत्रों की श्रेणियों में जो मूवी बनी थी, वो 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो समारोह आयोजन किया गया था 17 अक्टूबर को, तो इसमें वर्ष 2021 की बात करूं तो 21 की विजेताओं को यहाँ पर क्या किया था, पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए गए थे। ठीक है, अब कौन सी बात, 69वां जो फिल्म पुरस्कार समारोह था 2021 का, याद रखिएगा 2021 की बात कर रहा हूं। तो इन पुरस्कारों के जो विजेता थे उनको यहां पर ये पुरस्कार प्रदान किए गए। उनमें जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इस बार, दादा फाल्के पुरस्कार, याद रखिएगा, पुरस्कार किसको दिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए भैया। इस बार दादा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड था वो किसे दिया गया है, ये वहीदा रहमान को ये दिया गया है। बहुत अच्छी ये एक्टर रही है, इन्होंने बहुत, इनका जो अभिनय था वो बहुत लाजवाब था। अपने अभिनय से इन्होंने भारत के करोड़ों दर्शकों के बीच अपनी जो छाप बनाई, जो अपनी जो अदाकारी से हर व्यक्ति को मोह लिया, तो उनकी अदाकारी के लिए इनको दादा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी यहाँ पर सम्मानित किया 2021 का। ठीक है, याद रखिएगा, वहीदा रहमान को वर्ष 2021 का यहाँ पर दादा फाल्के जो पुरस्कार था, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से यहाँ पर किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। आपको याद रखिए, जो सृष्टि लखेरा है, इन्होंने एक था गाँव का जो मूवी बनाई थी का जो प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, और इन्होंने इसका निर्देशन भी इन्होंने स्वयं किया। और इससे पहले अगर हम बात करें सृष्टि लखेरा की, तो ये जो है ना बच्ची, ये विशेष रूप से मुंबई में जो फिल्म एकेडमी अगर मैं कहूं, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, मूवी एडिटिंग के अंतर्गत इन्होंने क्या, इमेजिंग मूवी एडिटिंग के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, वहां पर लंबे समय से ये कार्य करी थी। इन्होंने एक चीज मैं बताऊं, जो इससे पहले अगर मैं बात करूं, मुंबई में एकेडमी ऑफ मूवी इमेज या मामी जिसे हम कहा जाता, तो यहाँ पर फिल्म में इन्होंने क्या किया, महोत्सव में इनको क्या भी है, इंडिया गोल्ड मेडल या कहें उस श्रेणी में, गोल्ड की श्रेणी में इनको रखा गया था। उस जगह इन्होंने अपना स्थान बनाया। और अगर मैं बात करूं, जो सृष्टि लखेरा हैं, इनके पिता विशेष रूप से अगर पूछा जाता है कि सृष्टि लखेरा के पिता क्या व्यवसाय करते हैं, तो ये एक बाल विशेषज्ञ हैं और इनका नाम है डॉक्टर KN लखेरा। और इन्होंने ये बताया कि भैया, जब सृष्टि लखेरा जो ये बच्ची है 13 साल से क्या है, फिल्म इंडस्ट्री के लाइन में ये कार्य कर रही हैं, और गढ़वाली और हिंदी
भाषाओं में इन्होंने बहुत ढेर सारी ऐसी फिल्मों में ऐसे कार्य कर रही हैं। और अगर मैं विशेष रूप से कहूँ, हिंदी और गढ़वाली भाषाओं में बनी ये जो फिल्म थी ना, इस जो फिल्म को अगर हम कहें, एक था गांव को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, घोस्ट विलेज। घोस्ट विलेज के नाम से इसे जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोस्ट विलेज को किसने डायरेक्ट किया था, तो आपको पता होना चाहिए ये सृष्टि लखेरा ये द्वारा ही इसको बनाया गया था। घोस्ट विलेज इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में पलायन के वजह से, जिस प्रकार से जो गांव घर जो खाली हो रहे हैं, जो वहाँ की जो मकाने हैं, या कहें जो हमारे पहाड़ी जो क्षेत्र के जो मकान, जिस प्रकार से पत्थरों वाले जो मकान होते थे, आज वो पूरी तरह से खंडर के रूप में वो बन चुके हैं, जिसकी वजह से गांव में भी लोग जाने से डरते हैं। कहीं ना कहीं जब गांव में कोई नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं एक वो बंजर, एक वो डरावना वो बन जाता है। तो इसीलिए इसे घोस्ट विलेज के रूप में भी जाना जाता है। घोस्ट विलेज जिसे हम पलायन से खाली हो चुके हैं, ये गाँव को संज्ञा दी गई है। और उत्तराखंड में पलायन की जो पीड़ा है, कहीं ना कहीं वो पीड़ा एक था गांव वाली जो मूवी थी, इसने बखूबी रूप से उसको प्रस्तुत किया है। कहीं ना कहीं इसने क्या करा है, हमें एक आईना दिखाया कि हमने अपनी पहाड़ों को किस प्रकार से छोड़कर रोजगार के लिए हमने शहरों का रुख करा। अगर हम यदि हमारे पहाड़ों में अगर रोजगार होता तो हमारे जो ये घोस्ट विलेज आज हम कह रहे हैं ना, तो ये घोस्ट विलेज भी ये नहीं करा। आपने एक गाना सुना होगा, जो हेमंत नाम है उनका, नाम नहीं आ रहा है, उन्होंने लिखा है, एक बहुत अच्छा गाना है जो पलायन पे बना हुआ है, ये आंखों का काजला, ये यूनों को बादला, ये सुनियो गंगागाड़ कण में डाड़ा डाड़, तू है जाओ पहाड़। ये सामंत जी ने ये गाना लिखा है। तो ये गाना भी क्या है, विशेष रूप से पलायन पर आधारित है। तो सृष्टि लखेरा जी ने कहीं ना कहीं पलायन को इससे दर्शाया हुआ है। ये गांव एक था गांव में। अब ये जो गांव के जो इन्होंने जिस गांव की ये बात कर रही हैं, इस गांव में क्या किया था, पहले उनके पिताजी बताते हैं कि पहले जो हमारा जो गांव में इसने डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है, तो यहाँ पर पहले 40 परिवार रहा करते थे। आज धीरे धीरे कभी 5 गए, कभी 6 गए, कभी 7 गए, तो आज वो गांव में सिर्फ 5 से 7 ही लोग यहाँ पर बच चुके हैं। और लोग को किसी न किसी रोजगार के लिए या मजबूरी के लिए कहीं ना कहीं ये गांव छोड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं आज इसी उलझन को देखते हुए ये 1 घंटे की जो मूवी बनी है, इसमें संपूर्ण रूप से ये पेश किया गया है। इस मूवी में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इस मूवी में सिर्फ 2 किरदार हैं। एक 80 वर्षीय एक महिला का किरदार है, एक 80 वर्षीय क्या है, एक महिला ने किरदार निभाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो 80 वर्षीय जो महिला है, उसका नाम है लीला देवी के नाम से, ठीक है, लाली देवी, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक 19 वर्षीय लड़की है जिसका नाम गोलू है, किशोरी गोलू 19 वर्षीय क्या है, बालिका, इसका नाम क्या है, गोलू करके ये है। इन दोनों के इर्द गिर्द की क्या करती है, ये मूवी घूमती रहती है। तो ये मूवी बहुत शानदार है। तो कहीं ना कहीं इस मूवी के लिए जो इन्हें जो अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड से यहाँ पर इनको क्या किया, सम्मानित किया गया। बहुत बेहतरीन ये मूवी, आप मूवी को देखिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं इसमें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत शानदार ये मूवी है और ये मूवी हमें विशेष रूप से देखने में चाहिए, ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज और बताता हूं। आपको पता होगा कि वरिष्ठ जो न्यायाधीश थे ना उत्तराखंड के, जो मनोज कुमार तिवारी को इस समय उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें ये चार्ज दिया गया है। आप ये चर्चा में क्यों है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 25 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ जो न्यायमूर्ति जो थे मनोज कुमार तिवारी जी को उत्तराखंड हाई कोर्ट के क्या है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये इनको बनाया गया है। अब अगर मैं बात करूं इनके बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। 19 सितंबर 1965 को इनका जो जन्म हुआ, ये पिथौरागढ़ में जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने क्या किया था, यहाँ
इनका जन्म हुआ था और 1990 में दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या करा था, LLM की ये डिग्री इन्होंने हासिल की है। और वहीं 1990 में ये बार काउंसिल जो होता है यूपी में इन्होंने पंजीकृत किया और उसके बाद क्या उच्चतम न्यायालय में, इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय में इन्होंने क्या प्रैक्टिस करनी इन्होंने शुरू करी। और 2000 के बीच में उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय बनने पर क्या हुआ था, यहाँ नैनीताल इनको स्थानांतरण कर दिया गया है। और 20 मई 2009 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ये वरिष्ठ अधिवक्ता ये नामित किए गए हैं उत्तराखंड में। 20 मई 2009 को इनको क्या किया था, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में इनको नामित किया गया है। और इससे पूर्व अगर मैं बात करूं वो 2008 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नैनीताल के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। और इन्होंने 9 मई 2017 को उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश ये बने। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की ये नियुक्ति की अगर मैं बात करूं, जो ये नियुक्ति होती है भारत के जो संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 223 में क्या होता है, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और इसके आधार पर अगर मैं बात करूं, जब उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश का जब पद रिक्त हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऐसा कोई मुख्य न्यायाधीश जो अनुपस्थिति के कारण या फिर किसी अन्य कारण अगर मैं बात करूं तो अपने कार्य या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो ऐसे कार्य में क्या है, उसके कार्यकाल के जो कर्तव्यों को उनका पालन करने के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो इस पद की गरिमा को और इस पद पर अपने जिम्मेदारियों को निभा सके। और इस प्रकार से न्यायालय द्वारा इसको क्या किया जाता है, उस न्यायाधीश जिसमें नियुक्ति की जाती है, जिन्हें अगर मैं कहूँ इनका जो नाम जो दिया गया होगा, राष्ट्रपति का यहाँ पर अनुमोदन लिया हो गया और राष्ट्रपति द्वारा इनको किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। ये दो जो मैंने आपके सामने रखे अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ये वाला जो टॉपिक था आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।